सभी को नमस्कार। मैं संजय चेतवानी देपालपुर इंदौर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेखाक्रम अकाउंटेंसी कक्षा 11वीं इकाई 1 लेखांकन से परिचय, ये आज अपना टॉपिक है और इसी टॉपिक के बारे में अपन को चर्चा करनी है। आज इस टॉपिक में अपन प्रमुख रूप से पुस्तपालन एवं लेखाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख टॉपिक अपना कौन सा है? पुस्तपालन एवं लेखाकरण। पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो लेखाकर्म और पुस्तपालन की उपयोगिता को चरितार्थ करती है। अगर हम कोई उधार विक्रय करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उसका व्यवस्थित लेखा करेंगे और व्यवस्थित लेखा करने के बाद में अगर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है, कुछ भूल हो जाती है, तो अपन कागज़ का सहारा लेंगे, अपने लेखा रिकॉर्ड का सहारा लेंगे और उस विवाद को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई सौदा होता है तो सौदे का व्यवस्थित लेखा किया जाता है और व्यवस्थित लेखा करने के बाद अगर कुछ भूल हो जाती है या कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो लेखा रिकॉर्ड के माध्यम से अपने कागज़ की सहायता से अपन उस विवाद को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले, ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो लेखाकर्म और पुस्तपालन की उपयोगिता को चरितार्थ करती है। हम जब सौदा करते हैं तो उसका व्यवस्थित लेखा करते हैं। तो अगर हम निश्चित सिद्धांतों के आधार पर, नियमों के आधार पर लेखा करते हैं तो उसे पुस्तपालन या बही खाता कहते हैं। बही खाता रोलैंड के अनुसार पुस्तपालन बही खाते का आशय लेन देनों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। लेखांकन बिरमैन एवं ड्रेविन के अनुसार लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं को पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने और संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इस परिभाषा को समझने से पहले हमें लेखांकन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। अगर अपन लेखांकन की प्रक्रिया समझ जाएंगे तो ये परिभाषा अपन को आसानी से समझ में आ जाएगी। लेखांकन प्रक्रिया, इसकी शुरुआत पहचान से होती है और संप्रेषण पे इसका अंत होता है। तो बारी बारी से अपन स्टेप बाय स्टेप एक कदम करके इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। कोई भी व्यावसायिक सौदा होता है तो अपन पहचानना पड़ता है कि उसको अपन को लेखा करना है या नहीं करना है। अगर कोई व्यावसायिक सौदा है तो 100% उसका लेखा हमको करना ही रहेगा। तो हमें पहचानना रहेगा कि किस व्यवहार का लेखा करना है और किसका नहीं करना है। मान लीजिए कि अपन किसी को उधार माल बेच रहे हैं या नगद माल बेच रहे हैं तो इसका तो हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका लेखा तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर अपन अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए शाम को जाते हैं तो इसका हमारे व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका हमको लेखा नहीं करना है। तो हमें ये पहचानना रहता है कि कौन सा व्यावसायिक सौदा है और कौन सा व्यावसायिक सौदा नहीं है, किस व्यवहार का हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है और किसका नहीं पड़ रहा है। तो जिसका प्रभाव पड़ रहा है उसका अपन को लेखा करना है, जिसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसका अपन को लेखा नहीं करना है। तो लेखांकन प्रक्रिया की शुरुआत होती है पहचान से। हमें पहचानना होता है कि किसका लेखा करना है और किसका लेखा नहीं करना है। तो लेखांकन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? पहचान से। और पहचान करने के बाद अपन उसका मूल्य निकालेंगे कि कितने का सौदा हुआ। तो दूसरा क्या चरण हो जाएगा पहचान के बाद में? मापन। पहले अपन पहचान करेंगे फिर उसका अपन मापन करेंगे। अब अपन ने पहचान भी कर ली, उसका मापन भी कर लिया, अब उसका अपन क्या करेंगे? व्यवस्थित लेखा करेंगे। तो पहचान करना, फिर मापन करना, फिर उसका लेखा करना। अब लेखा कहाँ करेंगे अपन? जर्नल में और खाता बही में, यानी कि खाते में। अब ये जर्नल और खाता क्या होता है इसके बारे में अपन विस्तार से अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, पर हाल फिलहाल इन शॉर्ट मतलब छोटे रूप में आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आप कक्षा में बैठते हैं तो आप सभी विषयों का लेखा एक किताब में करते हैं, एक कॉपी में करते हैं अपने, उसको अपन क्या बोलते हैं? रफ बुक, यानी कि रफ कॉपी। यानी हिंदी का, अंग्रेजी का और अन्य विषय सभी का लेखा अपन रफ कॉपी में करते हैं। फिर घर जाके क्या करते हैं? उसको अपन फेयर कॉपी में नोट कर लेते हैं अलग अलग। इसे अपन बोलते हैं वर्गीकरण। यानी हिंदी का लेखा हिंदी की कॉपी में, अंग्रेजी का लेखा अंग्रेजी की कॉपी में। तो यहाँ जर्नल रफ बही के जैसे होती है। व्यापारी हर तरह के सौदे का लेखा जर्नल में करता है, भले वो खरीद का लेखा हो, बिक्री का लेखा हो, खरीद वापसी का हो, बिक्री वापसी का हो,
नकद का हो, उधार का हो, पैसा आने की एंट्री हो, पैसा जाने की एंट्री हो, सब प्रकार का लेखा जनरल में किया जाता है। जिस प्रकार से अपन रफ बही में हर प्रकार के विषय का लेखा करते हैं। और खाता किसके बराबर होता है? फेयर बही के बराबर, यानी कि आपने जो फेयर नोटबुक बना रखी है वो खाते की तरह रहते हैं। जैसे जनरल में हर प्रकार के सौदे का लेखा हो चुका है, तो जनरल में से खरीद की एंट्री निकाल के खरीद खाते में, बिक्री की एंट्री निकाल के बिक्री खाते में लिख दी जाएगी, तो वो खाते का काम करती है, वो फेयर बही की जैसे रहती है। आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक तरफ जनरल बना हुआ है और एक तरफ खाते बने हुए हैं। एक जनरल की एक एंट्री से उठा के अपन ने 3 अलग अलग खाते में पोस्टिंग कर दी। राम की एंट्री उठा के राम के खाते में पहुंचा दी जाएगी, शाम की एंट्री उठा के शाम के खाते में पहुंचा दी जाएगी। इसे अपन बोलते हैं वर्गीकरण, यानी अपन ने लेखा कर दिया, उसको वर्गीकृत करके अलग अलग खातों में पहुँचा दिया। तो प्रक्रिया में पहले पहचान, फिर मापन, फिर उसका लेखा करना और फिर उसका वर्गीकरण करना। अब वर्गीकरण करने के बाद हमने जनरल भी बना दिया, खातों में पोस्टिंग भी कर दी। साल भर से अपन खातों में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको अपन को निष्कर्ष निकालने के लिए एक सारांश बनाना पड़ेगा, एक समरी बनानी पड़ेगी। उसको अपन लेखांकन में ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या रहता है, आप देखिए स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि सभी खातों को एक सूचीबद्ध रूप से लिख दिया गया है, यानी सारे खाते अगर अपन सूचीबद्ध रूप से लिख देते हैं, कुछ को अपन डेबिट और कुछ को क्रेडिट कर देते हैं, टोटल लगा देते हैं, तो ये तलपट रहता है। इसके बारे में विस्तार से अपन आगे के चैप्टर में भी चर्चा करेंगे। तो क्या करते हैं अपन, सारे खातों को कुछ पन्नों पे लिख देते हैं। एक तो इसमें ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी व्यापार एवं लाभानी खाता और चिट्ठा। व्यापार खाता जिसमें अपन सकल लाभ की गणना करते हैं, लाभानी खाता जिसमें अपन शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना करते हैं। व्यापार खाते में सकल लाभ सकल हानि, लाभानी खाते में शुद्ध लाभ शुद्ध हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी बैलेंस शीट। ये इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि तलपट बनाना, व्यापार खाता बनाना, लाभानी खाता बनाना, चिट्ठा बनाना, मतलब सारे के सारे खातों को अपन व्यवस्थित 2-3 पन्नों पे ले आते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सारांश निकालना। तो लेखांकन प्रक्रिया में पहले पहचान, फिर मापन, फिर लेखा करना, वर्गीकरण करना और फिर उसका सारांश निकालना, यानी कि सारे खातों को अपन 2-3 पन्नों पे ले आए। और सारांश निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, उसके बारे में सोच विचार करेंगे, यानी कि विश्लेषण करेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा ग्राफ किस प्रकार का है, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। तो पहले पहचान, फिर मापन, फिर लेखा करना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना और उसका विश्लेषण करना। अब विश्लेषण करने के बाद में अपन किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे, यानी निर्वचन करना। तो पहचान, मापन, लेखा करना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना और उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद में उसका निर्वचन करना। हम निर्वचन करने के बाद में जो अकाउंटेंट्स हैं, जो सूचनाएं हैं, वो किसको पहुंचाएंगे, मालिक को पहुंचाएंगे। अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर को पहुंचाएंगे। अगर हमने लोन ले रखा है तो फिर जिससे लोन ले रखा है उसको पहुंचाएंगे। सरकार के पास पहुंचाएंगे हमारे अपने आंकड़े। तो सूचनाओं का संप्रेषण करना, ये अपना अगला चरण यानी आखिरी चरण। पहचान, मापन, लेखा करना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना और संप्रेषण करना। संप्रेषण पर लेखांकन प्रक्रिया का अंत हो जाता है। अब अगर अपन लेखांकन की परिभाषा को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। लेखांकन बिरमैन एवं ड्रेबेन के अनुसार लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं को पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने और संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपना अगला टॉपिक है बही खाता एवं लेखांकन में अंतर। इसे अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस प्रकार से अपन देखते हैं रेस्टोरेंट में कुछ हेल्पर लोग रहते हैं जो सब्जी लाना, सब्जी को धोना, सब्जी को काटने का काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं और अपने मेन कुक की हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो जो हेल्पर का काम है वो सब्जी काटने तक का है और अपने जो मालिक है जो या फिर कुक है उसकी हेल्प करने का है। और कुक का काम क्या है, अच्छे से अच्छा व्यवस्थित और स्वादिष्ट खाना बनाना। तो यहाँ पर जो हेल्पर का काम है वो कोई भी कर सकता है, सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जो कुक का काम है वो विशेष योग्यता वाला व्यक्ति ही कर सकता है।
तो जो हेल्पर का काम है ये बही खाते का काम जैसा रहता है, और जो कुक का काम है वो लेखांकन के काम के जैसे रहता है। जो हेल्पर का काम है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो कुक का काम है वो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे बही खाते का काम सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन लेखांकन का काम विशेष योग्यता वाला व्यक्ति करता है। जो हेल्पर का काम है शुरुआती है, और जो कुक का काम है वो बाद का है। ऐसे ही बही खाते का काम शुरुआती रहता है और लेखांकन का काम बाद का रहता है। ठीक है, तो इसी आधार पर अपन बही खाते और लेखांकन के अंतर को समझ सकते हैं। बही खाता और लेखांकन में अंतर। आशय, बही खाते से आशय व्यावसायिक लेन देनों को नियमानुसार हिसाब की पुस्तकों में लिखने से है। अभी हमने इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। लेखांकन से आशय बही खाता सूचनाओं से अंतिम खाते बनाना और व्यापारिक निष्कर्ष ज्ञात करने से है। दूसरा अंतर, क्षेत्र। बही खाते का क्षेत्र लेखांकन की तुलना में सीमित है, क्योंकि सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति करता है, रूटीन का लेखा है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। और लेखांकन का क्षेत्र बही खाते की तुलना में व्यापक है। अगला अंतर, कार्य। बही खाते का कार्य लेन देनों का लेखा करना है, केवल लेखा करना। और विश्लेषण करने का काम किसका है? लेखांकन का। लेखांकन का कार्य लेन देनों का विश्लेषण करना होता है। अगला अंतर, निर्भरता। बही खाते का कार्य लेखांकन पर निर्भर नहीं है, अर्थात ये एक स्वतंत्र कार्य है। और लेखांकन का कार्य बही खाते पर निर्भर है, अर्थात एक आश्रित कार्य है। जैसे कुक का काम किस पे आश्रित होता है? हेल्पर पे। योग्यता। बही खाते का कार्य सामान्य योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, और लेखांकन का कार्य योग्य एवं कुशल व्यक्ति ही कर सकता है, जैसे अभी आपको मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था। अगला अपना टॉपिक है लेखांकन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या होता है? व्यवस्थित लेखा करना। अगर हम कोई भी सौदा करते हैं उसका व्यवस्थित लेखा करेंगे तो यही लेखांकन का पहला उद्देश्य होगा। तो लेखांकन का पहला उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन यानी लेखा करना। अगला है लाभ हानि की जानकारी। हम साल भर लेखा कर रहे हैं। अब साल भर लेखा करने के बाद व्यापारी चाहेगा कि मैं ये जानूं कि मेरे को क्या लाभ हुआ और यहाँ क्या हानि हुई। तो लेखांकन का अगला उद्देश्य लाभ हानि का ज्ञान। फिर जो लेखांकन हम कर रहे हैं वो अपन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको अपनी स्थिति का ज्ञान हो सके कि हमारी वास्तव में स्थिति क्या है। तो वित्तीय स्थिति का ज्ञान हमारा अगला उद्देश्य है। फिर हम जो सूचनाएं हैं वो संप्रेषित करेंगे। जो अकाउंटेंट है वो सूचनाएं मालिक को देगा लेखांकन से संबंधित, वो अपने इन्वेस्टर्स को देगा यानी विनियोजक को देगा, सरकार को देगा, बैंक वालों को देगा। तो सूचनाओं का संप्रेषण या संवहन ये हमारा अगला उद्देश्य है, यानी लेखांकन का अगला उद्देश्य है सूचना उपलब्ध करवाना। फिर गलतियों का पता लगाना कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, त्रुटियों का पता लगाना भी लेखांकन का उद्देश्य रहता है। तो त्रुटियों का ज्ञान लेखांकन का अगला उद्देश्य। अब अपन चर्चा करेंगे लेखांकन की आवश्यकता या महत्व या लाभ पर। स्मरण शक्ति में सहायक। हम कोई भी सौदा करते हैं, अगर उसको अपन लिख दें तो भविष्य में कभी भी अपन कागज़ों को खंगाल कर पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तो ये लेखांकन से लाभ रहता है। तो लेखांकन की आवश्यकता या लाभ या महत्व पहला क्या है? स्मरण शक्ति में सहायक। आपने फिल्मों में या नाटकों में देखा होगा कि बॉस आता है, कुर्सी पे बैठता है और फाइलें उठाता है, अपना लैपटॉप चालू करता है और विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं कंप्यूटर से संबंधित, लेखांकन से संबंधित, वो निकाल के और उसके आधार पर अपने कर्मचारियों को कुछ समझाता है। यानी अगर हमारे पास पूरा व्यवस्थित लेखा रिकॉर्ड होगा तो उस लेखा रिकॉर्ड को देखकर अपन समझ सकते हैं कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, उसके आधार पर अपन अपने कर्मचारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगला महत्व क्या है? व्यवसाय पर नियंत्रण। लेखांकन के माध्यम से अपन व्यवसाय पर नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद में ये प्रूफ का काम करता है। कहीं भी कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अपन कोर्ट में जाकर अपने जो लेखा रिकॉर्ड है उसको प्रूफ के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो न्यायालय में प्रमाण का काम ये करता है। अगला है कर चुकाने में सहायक। अगर लेखांकन अगर आपने प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बना रखा है, लेखांकन कर रखा है, तो हमको टैक्स भरने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो कर निर्धारण अपन आसानी से कर सकते हैं। ये लेखांकन का अगला महत्व है। फिर हमें व्यापार की स्थिति, प्रकृति की जानकारी हो जाती है लेखांकन से कि हमारे व्यापार की क्या प्रकृति है, क्या उतार चढ़ाव व्यापार में हो रहे हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति की जानकारी भी लेखांकन के माध्यम से अपन को होती है।
अब अगला टॉपिक है हमारी लेखांकन की सीमाएं। हम देखते हैं कि कई बार व्यापारी अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके यहाँ बहुत खरीदारी होती है, उनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। कई बार अपन देखते हैं कि व्यापारी को खाना खाने की फुर्सत नहीं है, तो ऐसे में जब उनको खाना खाने की फुर्सत नहीं है तो लेखा रिकॉर्ड करने की फुर्सत कहाँ से होगी। और लेखा रिकॉर्ड अगर उन्होंने प्रॉपर नहीं करा है तो सूचनाएँ अपूर्ण रहेंगी। तो ये लेखांकन की पहली सीमा है, अपूर्ण सूचनाएँ। हमने देखा है कि बहुत से ऐसी फैक्ट्री रहती हैं जहाँ पे करोड़ों की मशीनरी लगी रहती है, प्लांट लगा रहता है, पर होता क्या है कि प्लांट करोड़ों का अपन ने ले लिया, लाखों का ले लिया, एक बार अपन उसका लेखा कर दिया, अब वो मशीन कई बार शून्य हो जाती है, लेकिन व्यवसाय में उसकी कीमत बहुत हाई फाई यानी बहुत उच्च स्तर पर दिखती रहती है। तो कई बार संपत्तियाँ खत्म हो जाती है, लेकिन उसको फिर भी दिखाया जाता है। यानी व्यवसाय की अगली सीमा यह है कि मूल्यहीन संपत्तियों को उसमें भी दिखाया जाता है। तो मूल्यहीन संपत्तियों का लेखा भी लेखांकन में कई बार होता है। लेखांकन के कई सिद्धांत रहते हैं, तो हमारे मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि किस परिस्थिति में कौन सा सिद्धांत लागू करना है। तो ये लेखांकन की अगली सीमा है कि सिद्धांतों पर मतभेद रहता है। अब सिद्धांतों पर मतभेद होगा तो उसके पालन में भी दिक्कत आएगी, उसको अपन सिद्धांतों का प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे। तो लेखांकन की अगली सीमा है सिद्धांतों के पालन में अंतर। और हमारे पास लेखा रिकॉर्ड है, लेकिन कई बार अपन व्यवस्थित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, यानी उसकी अपन व्याख्या नहीं कर पाते कि इस लेखा रिकॉर्ड के आधार पर अपन क्या निष्कर्ष निकालें। तो व्याख्या का अभाव ये लेखांकन की अगली सीमा है। हमारा अगला टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस, यानी कि व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टे में अंतर। व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कोई बिजनेस डील है, अगर अपन कोई व्यावसायिक डील हुई है तो वो व्यापारिक बट्टा होगा, और अगर अपन कोई नकद पैसा जल्दी लेने के लिए अपन कोई बट्टा दे रहे हैं तो वो नकद बट्टा होगा। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? जल्दी कैश वसूलने के लिए दिया जाता है कि जल्दी अपन को पेमेंट मिल जाए, इसलिए अपन कैश डिस्काउंट देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा क्यों देते हैं? बिक्री को बढ़ाने के लिए। जो सेलर है वो बायर को ललचाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करे, हमारे यहाँ से ज़्यादा बिक्री हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसलिए वो बट्टा देता है। आपने कुछ इस प्रकार की पोस्टर देखे होंगे, दिवाली धमाका, अप टू 30% ऑफ, अप टू 20% ऑफ, इतने की छूट, इतना खरीदोगे तो उतना मुफ्त पाओगे। तो ये जो है ये ट्रेड डिस्काउंट रहता है, यानी कि व्यापारिक बट्टा रहता है, जो बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। हर व्यापारी चाहता है कि उसकी बिक्री से ज़्यादा हो, इस हेतु अगर कोई बट्टा देता है तो वो व्यापारिक बट्टा कहलाता है। अगला होता है नगद बट्टा। नगद जल्दी वसूली के लिए आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि 271 एक तरफ लिखा हुआ और एक तरफ 266 लिखा हुआ है। उधारी में खरीदोगे तो 271, नगद में खरीदोगे तो 266, यानी जल्दी से जल्दी कैश वसूलने के लिए अपन जो बट्टा देते हैं उसको नगद बट्टा कहते हैं। तो व्यापारिक बट्टा नगद बट्टे में अंतर। उद्देश्य: व्यापारिक बट्टा माल की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है और नगद बट्टा शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से दिया जाता है। अगला है समय। यह क्रय विक्रय के समय व्यापारिक नियमों के अनुसार दिया जाता है। और नगद बट्टा निश्चित अवधि के भुगतान करने पर यह बट्टा दिया जाता है कि इतनी अवधि में अगर आपने पेमेंट कर दिया तो हम आपको इतना बट्टा देंगे। अच्छा, जो MRP रहती है, जो आप देखते हैं कि इस प्रकार कोई प्राइस लिखा रहता है, जो अंकित मूल्य रहता है, उस पर ही व्यापारिक बट्टा दिया जाता है। इसी को अपन कम रेट पे लेते हैं। अगर अपन कोई किताब खरीदने के लिए जाते हैं, किताब पे अगर 100 रुपये का रेट लिखा है, अगर वो हमको 90 रुपये में मिल रही है तो ये 10 रुपये किस बात के कम हुए? ये व्यापारिक बट्टा है। तो व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। आधार: यह माल के अंकित मूल्य पे दिया जाता है और यह भुगतान की जाने वाली रकम पे दिया जाता है। अगर हम किसी को 10,000 रुपये जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर बट्टा मिलेगा, 20,000 जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर बट्टा मिलेगा। जितनी रकम अपन पेमेंट कर रहे हैं उतनी रकम पे अपन को नगद बट्टा मिलेगा। और व्यापारिक बट्टा जो अंकित मूल्य है, जो प्रिंटेड रेट है, उस पर मिलता है। अगला अंतर पुस्तकों में लेखा। व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा। पुस्तकों में इसका लेखा नहीं किया जाता, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता,
क्योंकि जब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हमको 100 वाली चीज़ 95 में बेचनी है, 100 वाली चीज़ 95 में बेचनी है, तो वो सभी को बेचनी है। तो जो सभी को बेचनी है, हमने अपने रेट गिरा दिए हैं, तो गिरे हुए रेट पे लेखा हमको करना है। यानी बट्टे का अपन को लेखा नहीं करना, जो रेट डाउन हो चुका है उस डाउन रेट पर अपन को लेखा करना है। 100 की जगह 95 पे लेखा हमको करना है। तो व्यापारिक बट्टा अपन सबको देते हैं, इसलिए उसका लेखा नहीं करते। लेकिन नकद बट्टा कुछ को देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। जो जल्दी पेमेंट करता है उनको मिलता है, इसलिए नकद बट्टे का लेखा किया जाता है। तो नकद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। अब जो उधार माल बेचा जाता है उसके लिए अपन इनवॉइस बनाते हैं, बीजक बनाते हैं, और जो नकद माल बेचा जाता है उसके लिए कैश मेमो बनता है। तो बीजक में हमको ट्रेड डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि उधार बिक्री से संबंधित होता है। नगद बिक्री से संबंधित होता तो कैश डिस्काउंट हो सकता था। तो व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर बीजक में लिखा है। व्यापारिक बट्टा बीजक में दिखाया जाता है क्योंकि बीजक उधार बिक्री का रहता है, और नगद बट्टा बीजक में नहीं दिखाया जाता क्योंकि नगद बट्टा उधारी पे तो होता ही नहीं है। तो उधार माल बिक्री के बीजक पर नगद बट्टे का कोई काम ही नहीं है। अगला है प्राप्तकर्ता। व्यापारिक बट्टा यह प्रत्येक क्रेता को दिया जाता है। नगद बट्टा यह बट्टा प्रत्येक व्यापारी को नहीं दिया जाता, जो जल्दी पेमेंट करता है उसको मिलता है। पुनरावृत्ति। अब अपन जो अभी तक हमने सीखा उसकी अपन पुनरावृत्ति करते हैं। हमने सीखा बही खाते की परिभाषा। रोलेंड के अनुसार पुस्तपालन बही खाते का आशय लेन देनों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। हमने सीखा लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन की परिभाषा क्या है? बिरमैन एवं ड्रेवेन के अनुसार लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं को पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने और संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और हमने क्या सीखा? लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन की प्रक्रिया पहचान से प्रारंभ होती है। पहचान के बाद मापन, लेखा करना, वर्गीकरण, सारांश निकालना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना और संप्रेषण। संप्रेषण पर लेखांकन की प्रक्रिया का अंत हो जाता है। हमने सीखा बही खाता एवं लेखांकन में अंतर। हमने सीखा लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन का उद्देश्य पहला, व्यावसायिक लेन देनों का अवलोकन करना, यानी व्यावसायिक लेखों को व्यवस्थित लिखना, लाभ हानि का ज्ञान करना, वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना, सूचनाएं उपलब्ध कराना और त्रुटि यानी कि गलतियों का पता लगाना। आज हमने सीखा लेखांकन की आवश्यकता या महत्व या लाभ। स्मरण शक्ति में सहायक, यानी लेखांकन से हमको स्मरण शक्ति में सहायता मिलती है। इससे अपन व्यवसाय पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये न्यायालय में प्रमाण का काम करता है। कर निर्धारण के लिए यह बहुत आवश्यक है, और व्यवसाय की प्रगति की जानकारी के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। हमने सीखी लेखांकन की सीमाएं। लेखांकन की पहली सीमाएं ये अपूर्ण सूचनाओं पर आधारित रहती है। मूल्यहीन संपत्तियों का लेखा भी इसमें होता है। सिद्धांतों में मतभेद रहते हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो सिद्धांतों के पालन में भी अंतर आ जाता है, और इसकी व्याख्या कई बार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। हमने सीखा व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर। अब अपन को करना है इसका अभ्यास। आपके लिए होमवर्क है, आप इन क्वेश्चनों का हल कीजिए। अभ्यास आपके लिए, इन सारे प्रश्न जो हैं, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन सभी को आपको हल करना है और अपने फेयर कॉपी में इसको नोट करना है। पहला, पुस्तपालन बही खाते को परिभाषित कीजिए। लिखते जाइए, अपने पेन पेंसिल कॉपी उठा लीजिए और कॉपी पेन के माध्यम से इन प्रश्नों को लिख लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? पुस्तपालन बही खाते को परिभाषित कीजिए। अगला है, लेखांकन की परिभाषा दीजिए और इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। अगला है, लेखांकन प्रक्रिया के चरण या सोपानों को समझाइए। अगला, बही खाता और लेखांकन में अंतर लिखिए। माफ कीजिएगा, 2 बार अंतर लिखा हुआ इसमें, तो बही खाता और लेखांकन में अंतर लिखिए। अगला है, लेखांकन की प्रमुख सीमाओं को समझाइए। अगला, लेखांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। और अंतिम, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर लिखिए। हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप व्यवस्थित इसको लिख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है।
आशा करता हूँ कि आपने ये सभी प्रश्न नोट कर लिए होंगे। इन प्रश्नों को आपको हल करना है, नोट करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।